हर साल हजारों हाजी हफ्तों तक अपने हज की तैयारियां करते रहते हैं। कपड़े चेक करते हैं, एहराम चेक करते हैं, पासपोर्ट चेक करते हैं। लेकिन वो 7 चीज़ें रखना भूल जाते हैं जो उन्हें मक्का की 47 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में 20 लाख लोगों के बीच में जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होती है। ये वीडियो वो चेकलिस्ट है जो आपके ट्रैवल एजेंट आपको या तो बताना भूल जाते हैं या फिर वो ज़रूरी नहीं समझते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर तलहा नदीम और मैं हूँ एक कम्युनिटी हेल्थ डॉक्टर। और अक्सर मैं ये गलती होते हुए देखता हूँ, वो नहीं जो लोग सोच रहे हैं बल्कि वो जो असल में होता है। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं हर साल देखता आ रहा हूँ वो ये कि हुज्जाज इकराम हज की तैयारी पे हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं और फिर भी सबसे ज़रूरी चीज़ ही रखना भूल जाते हैं। वो क्या है? मेडिकल किट। आज मैं आपको वो 7 चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो हर हुज्जाज इकराम को हज के सफ़र से पहले ही अपने ट्रैवल बैग में रख लेना चाहिए। कुछ आप जानते होंगे, कुछ आपको हैरान कर देंगे। और एक चीज़ जो मैं आखिर में बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग या तो उसके बारे में जानते नहीं हैं या फिर उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो चीज़ इस लिस्ट में बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। मुझसे आखिर तक जुड़े रहिए, क्योंकि ये वो वाली वीडियो नहीं है जो आप बीच में ही छोड़कर चले जाए। और शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को सेव करिए सीरियसली, क्योंकि जब आप हज के लिए पैक कर रहे होंगे वो 5 दिनों के लिए, तो आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी लगेगा। सबसे पहला आइटम जो मेरी लिस्ट में आता है वो है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स, जिसे हम ओआरएस भी कहते हैं। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मक्का की जो गर्मी होती है वो 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। वहाँ की जो ह्यूमिडिटी होती है वो 30 से 40% तक जाती है। एक हाजी रोज 10 से 15 किलोमीटर तक चलता है और कई बार तो वो रोजे भी रखते हैं। इस बीच आपका जिस्म पानी को ज़्यादा तेज़ी से खो रहा होता है और इस दौरान सिर्फ सादा पानी पीना काफ़ी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आपको पसीना आता है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपके बॉडी से निकलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, जो आपके बॉडी को फंक्शन करने में ज़रूरी होते हैं। और अगर आप पानी ले लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं ले, तो आपका डिहाइड्रेशन जो है ना, वो और भी बुरा हो सकता है। इसे हम मेडिकल ज़बान में डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहे तो ब्लड में जो सोडियम लेवल होता है वो बहुत नीचे गिर जाता है और जो हाजी इससे सफ़र करता है उन्हें कन्फ्यूजन होने लगता है, कमज़ोरी आ जाती है और बहुत से हाजियों को फिट्स भी आते हैं। ओआरएस पैकेट ये ठीक कर सकता है। सस्ता है, 5-10 रुपए में मिल जाता है, हैंडी है, पानी में आसानी से घुल जाता है। और इस पैकेट के हज के सफ़र में साथ होने और ना होने का जो फ़र्क है ना, वही डिसाइड करता है कि आपका हज मुकम्मल होगा या फिर आप सऊदी के हॉस्पिटल बेड पे होंगे। कम से कम 20 पैकेट रखिएगा, 5 नहीं, 20 रखिएगा। और जिन्हें बीपी की शिकायत है वो इस बात का ध्यान रखें कि आपको दिन भर में एक ही पैकेट ले सकते हैं ओआरएस का। इसके बाद आपको विटामिन बी 12 के सैशे पर शिफ्ट होना पड़ेगा। दूसरा आइटम जो मेरी लिस्ट में आता है वो है पैरासीटामोल
500 mg की टैबलेट। मैं जानता हूँ कि आपको ये पता है, लेकिन मैं फिर भी इसे अपनी लिस्ट में रखना चाहता हूँ, क्योंकि लोग अक्सर इसे भूल जाते हैं, और जो लोग रखते हैं वो एक ही स्ट्रिप रखते हैं जो हज के दूसरे दिन ही खत्म हो जाती है। हज में बुखार उतना कॉमन है जितना लोग मानते नहीं। डिहाइड्रेशन और गर्मी से सर दर्द लगातार होता रहता है। घंटों तक मार्बल पे चलने से जिस्म दर्द करने लगता है। यहाँ पैरासिटामोल फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग का काम करता है। अब कुछ लोग कहेंगी कि पैरासिटामोल ये तो हर जगह अवेलेबल होता है, फिर हमें इसे साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है, और वहाँ पर मेडिकल टीम्स भी होते हैं, फ्री में दवाइयाँ भी बांटी जाती है, तो हम इसे क्यों रखें। आपको ये समझना ज़रूरी है कि हज के दौरान इतनी भीड़ में जब ज़रूरत हो तो फार्मेसी ढूंढना हमेशा आसान नहीं होता है। कम से कम 2 स्ट्रिप्स पैक करिए, एक बैग में रखिए और एक अपने जेब में रखना। एक और बात मैं आपको बता दूं, जो लोग टेबलेट आइबुप्रोफेन और डाइक्लोफिनेक सोडियम यूज़ करते हैं दर्द के लिए, उन्हें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो टेबलेट है आइबुप्रोफेन और डाइक्लोफिनेक, ये एनसेड्स में आते हैं, और एनसेड जो होते हैं कैटेगरी मेडिसिन की, वो डिहाइड्रेटेड हाजी में और भी सीवियरली एक्ट करती है। यानी कि अगर आप ऑलरेडी माइल्ड डिहाइड्रेटेड स्टेट में हैं और आपने पैरासिटामोल की जगह टैबलेट आइबुप्रोफेन या डाइक्लोफिनेक लिया पैरों के दर्द के लिए, पीठ के दर्द के लिए, बदन दर्द के लिए, तो आपका जो माइल्ड डिहाइड्रेशन है वो सीवियर डिहाइड्रेशन में बदल जाता है। और ये मैंने होते हुए देखा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तीसरा आइटम जो हमारी लिस्ट में आता है वो है दस्त की दवाइयाँ। दस्त की दवाइयों में ओआरएस और लोपेरामाइड आता है। हज में डायरिया उतना ही कॉमन है जितना उसे लोग मानते नहीं। तो अलग अलग जगहों से जब आप खाते हो खाना, वहाँ के लोकल मार्केट से, तो आपका जो गट बैक्टीरिया होता है वो इसके लिए तैयार नहीं होता है, और गर्मी इतनी होती है कि वो खाने की स्टोरेज कैपेसिटी को भी कम कर देता है, तो आपका पेट इसे ना सह नहीं पाता है। और साथ ही में आप इतना खजूर वगैरह खाते हो, इतने ड्राई फ्रूट्स खाते हो, यहाँ से लड्डू बना के लेके जाते हो, इतना हैवी आपको तुरंत आपका बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाता है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लड्डू वगैरह खाने हैं वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स के, तो यहाँ से पहले ही खाते रहिए, 2-3 महीने पहले ही आपको वही लड्डू खाने हैं, तभी आप जाके वहाँ पर हज में वो सस्टेन कर पाओगे आपका बॉडी। समझ में आया? तो लोपेरामाइड पैक करिए। इंडिया में लोपामाइड या एल्डोपर के नाम से ही मिलता है। इसका जो डोज होता है वो 2 मिलीग्राम होता है। पहले 2 मिलीग्राम ले लीजिए, फिर हर 10 के बाद 1-1 मिलीग्राम लेना है। लगभग 8 मिलीग्राम दिन भर में ले सकते हैं, इससे ऊपर बिल्कुल भी ना जाइए। अब आपको ये हल्की बात लग रही होंगी, लेकिन आप मेरी बात का शुक्रगुजार होंगे जब आपको तवाफ के दौरान जब पेट गुड़गुड़ाएगा और आपके पास ये गोली मौजूद होंगी। ओआरएस के साथ इसे मिलाइए ताकि आपका जो डिहाइड्रेशन है वो भी कंट्रोल में रहे। अब मैं आपको कुछ आगाह करने वाला हूँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो ज़्यादातर लोगों को ऐन वक्त पर पता चलता है। सऊदी कस्टम्स के पास एक रेस्ट्रिक्टेड मेडिसिन्स की लिस्ट है, और कुछ बहुत आम इंडियन दवाइयाँ हैं जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। ये तो रेस्ट्रिक्टेड है या फिर ये बिल्कुल ही बैन है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे जो कोडीन वाले कफ सिरप होते हैं, टैबलेट ट्रेमाडोल हो गए, ये बिल्कुल भी बैन है। और कुछ नींद की दवाइयाँ, ये रेस्ट्रिक्टेड है। अगर आप कोई भी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन पे है
चाहे ब्लड प्रेशर हो या शुगर हो, तो आप एक काम करिए, एक प्रिस्क्रिप्शन अपने डॉक्टर से लेकर रखिए जिस पे उसका साइन हो, उसका स्टैम्प हो, उसका मेडिकल रजिस्ट्रेशन हो, प्रॉपर्ली उस पे डोज वगैरह लिखिए और ये मेक श्योर करें कि जो मेडिसिन आप ले रहे हो वो ब्रांड नेम्स की ना हो, बल्कि जेनेरिक नामों की हो, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, कहीं पे भी स्टोर से आप ले पाए। मैं रेस्ट्रिक्टेड मेडिसिन की एक पूरी लिस्ट पे अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ जानिए कि पैक करने से पहले एक बार चेक करना। ठीक है, हम वापस किट पर आते हैं। जो चौथा आइटम है मेरी लिस्ट में वो है मोलस्किन ब्लिस्टर पैड्स या बैंडेज स्ट्रिप्स। ये छोटी चीज लगती है पर है नहीं। हज के दूसरे दिन आपके पैर बिल्कुल भी खत्म हो जाते हैं, छाले वगैरह आ जाते हैं, खून निकलना चालू हो जाता है, बिल्कुल भी चला नहीं जाता है। आप मार्बल पे चल रहे हैं, मार्बल गर्मी कंडक्ट करती है, ठीक है, सख्त होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है। एहराम में आप होते हो और सैंडल्स वगैरह यूज़ करते हो, चप्पल यूज़ करते हो, और ये एक्टिविटी आप घंटों तक करते हो। इस एक्टिविटी से जो छाले आपके पैरों में आते हैं वो बहुत ही दिक्कत देने लगते हैं, और अगर ये छाले कवर्ड नहीं होते, ये ढाके हुए नहीं हुए, इनका केयर नहीं किया आपने, तो ये इन्फेक्शन भी इसमें हो सकता है। अब जो मोलस्किन ब्लिस्टर पैक्स है, ये आपके छालों को ना कवर कर देता है और एक कुशन जैसा बना देता है। तो आपको जो तवाफ के दौरान जो अजियत होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती। एक छोटा जिंक ऑक्साइड का टेप भी अपने साथ रखेंगे, 40 रुपए का मिल जाता है। ये मोस्टली एथलीट्स वगैरह यूज़ करते हैं, ये बोरोलिन में भी होता है, ठीक है। तो ये अगर आप इस्तेमाल करते हो, जो एथलीट्स भी इस्तेमाल करते हैं, ड्यूरिंग उनको कट्स वगैरह लग जाते हैं तो उस पर बस ऐसा लगा देते हैं, तो ये आपका तवाफ बचा सकता है। पांचवा आइटम जो मेरी लिस्ट में आता है वो है एंटीसेप्टिक क्रीम और एक वुंड ड्रेसिंग, जो पट्टी आती है सफ़ेद कलर की, वो बांधते हैं तो ठीक है। आप 20 लाख लोगों के भीड़ में हैं, कट्स वगैरह होंगे, रेलिंग्स पे घसरे लगेंगे, कई बार जो मार्बल होता है वहाँ का संगमरमर, वो उस पे गीला होता है, तो कई बार आप गिर भी जाते हो तो खरोच वगैरह लग जाते हैं। अब आम जिंदगी में ये कट्स वगैरह तो हम मैनेज कर सकते हैं, पर 47 डिग्री गर्मी में, पसीने के साथ, इतनी धूल मिट्टी में, और जब आप बिना रुके फिजिकल एक्टिविटी में रहते हो, तो ये एक अनप्रोटेक्टेड जख्म ना तेजी से इन्फेक्ट हो सकता है। बीटाडीन या सोफ्रामाइसिन का ट्यूब रखिए, छोटा सा ट्यूब होता है, बिल्कुल भी इसका वेट नहीं होता है। और 4 से 5 मीडियम वुंड ड्रेसिंग्स वगैरह रखिए। छठा आइटम जो मेरी लिस्ट में आता है वो है छोटा सा एक मेडिकल इंफॉर्मेशन कार्ड रखिए, हाथ से लिखिए या प्रिंटेड लिख लीजिए, जो सबको समझ में आए। ये काम मैं चाहता हूँ कि जो इस वीडियो को देख रहा है वो हर कोई करे। हज के लिए निकलने से पहले आज ही इसे बनाकर अपने बैग में रखिए। आपका पूरा नाम इसमें क्या लिखना है, आपका पूरा नाम लिखना है, ब्लड ग्रुप लिखना है। अगर आपको कोई मेडिसिन से एलर्जी है तो वो मेडिसिन के नाम लिखने हैं। अगर आपको कोई बीमारी है तो बीमारी का नाम और उसके मेडिसिन के नाम उसके डोसेस के साथ लिखने हैं। इंडिया में एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, साथ ही में आपका पासपोर्ट नंबर भी लिखना है। हो सके तो इसे लेमिनेट करिए, एक कॉपी बैग में रखिए, एक इराम की जेब में रखिए, एक अपने हज कंपेनियन को दे के रखिए, और एक अपने महरम को दे के रखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ये सब करना है, हम तो अपने खानदान के साथ जा रहे हैं, वो कुछ भी होगा तो हमें संभाल लेंगे। अब चलो मान लीजिए कि अगर आपको वहाँ पर कुछ होता है और आप बेहोश हो गए, आप गिर गए, आप वो जहनी तवाज़ुन में नहीं रहे कि आप जो इमरजेंसी मेडिकल टीम आ रही है उन्हें वो सब बता सके। आपके साथ जो आपका महरम है
वो इतना सदमे में चले गया है, उसे बताने में दिक्कत हो रही है। अब वो जो मेडिकल टीम आएंगी वो इंग्लिश अरबिक जो भी लैंग्वेज में वो बोलेंगे, इतनी भीड़ में, इतनी जल्दबाजी में, जो ऑलरेडी वो मेडिकल टीम 200-300 लोगों को मैनेज कर रही है, वो आपकी बात सुनेंगे? आपको लगता है कि वो आप 30 सेकंड में आपके जो महरम है वो उन्हें ये सब बता पाएंगे, या आपके जो हेल्थ कंपेनियन है वो उन्हें ये सब बता पाएंगे? आप ही सोचिए। अब अगर ये सिचुएशन में आपके पास अगर वो कार्ड होता है, तो 30 सेकंड, 20-30 सेकंड में वो मेडिकल टीम को पता चल जाता है कि हमें ये पेशेंट को किस टाइप का ट्रीटमेंट देना है और किससे बचाना है। और ये चीज़ें मैंने होते हुए देखा है। आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि कार्डियक इमरजेंसीज में वक्त ही दिल होता है, तो इस चीज़ को ज़रूर करिए। सातवां आइटम जो मैं आपसे प्रॉमिस किया था शुरू में कि मैं वो आपको बताऊंगा, और वो इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, वो है कूलिंग टॉवल या एक छोटा मिस्टिक फैन। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे होंगे कि मिस्टिक फैन डॉक्टर साहब ये तो मेडिकल नहीं है। मैं आपका नज़रिया बदलना चाहता हूँ। हीट स्ट्रोक वो किस्म की बीमारी है जो आपको धीरे धीरे इफेक्ट करती है। आपका कोर बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, पहले 48 डिग्री सेल्सियस, फिर 39 डिग्री सेल्सियस, फिर आप एकदम कंफ्यूज स्टेट में आ जाते हो। हुजादिग्राम जो है वो चिड़चिड़ापन आ जाता है उनमें, पसीना आना बंद हो जाता है। जब तक आपको सच्ची तौर पे लगता है कि आप बीमार हो चुके हो, तब तक आप डेंजर जोन में पहुंच जाते हो। यहाँ पर एक कूलिंग टॉवल और मिस्टिक फैन जो है ना, वो अगर आप यूज़ करते हो हर 30 मिनट में, तो आपका कोर बॉडी टेम्परेचर आपको उस खतरनाक जोन में जाने से बचाता है। अब ये कुछ लोगों की सोचेंगे कि यार ये ऐश के लिए लेके जा रहे हैं, पर ये ऐश नहीं है, ये है थर्मो रेगुलेशन। 47 डिग्री सेल्सियस में जिस्म की पसीने के जरिए खुद को ठंडा करने की सलाहियत कम हो जाती है। बाहरी कूलिंग फैन जो मोस्ट ऑफ द लोगों को लगेगा कि लग्जरी है, वो लग्जरी नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल ज़रूरत है। एक अच्छा मिस्टिक फैन 300 से 600 के बीच में आ जाएगा, और एक कूलिंग टॉवल जो है वो 150 तक आ जाएगा। ये दो आइटम्स आपको लगातार यूज़ करते रहना चाहिए। आपके बैग के किसी कोने में इसे रख लीजिए, जिस पे आप रेगुलरली यूज़ कर सकें। इसे पैक करिए, इस्तेमाल करिए। भीड़ में इसे इस्तेमाल करते हुए ऑकवर्ड फील ना करिए कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या करने आए हैं इधर। हो सकता है आपको देखकर किसी और को भी इसकी ज़रूरत पड़े, तो शायद आप उसके लिए फरिश्ता हो। एक बात पे ख़त्म करना चाहता हूँ, जिस पर मैं सच्ची सोचता आ रहा हूँ। हमारे समाज में कभी कभी हज की हेल्थ की तैयारी के बारे में बात करने में झिझक होती है। लोग कहते हैं हाँ, अल्लाह हमारी हिफाजत करेंगे, अल्लाह ने बुलाया है तो अल्लाह ही हमारी हिफाजत करेंगे। और मैं ये मानता हूँ, पूरी तरह से मानता हूँ। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, अल्लाह ने हमें तिब्बी इल्म दिया है, अल्लाह ने हमें तैयारी की सलाहियत दी है। सच्चा तवक्कल असबाब को नज़रअंदाज करना नहीं है। सच्चा तवक्कल वो है जो अल्लाह पे भरोसा करे और बाद में वो सब करे जो उसके बस में है। नबी अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके ऊँट बांधने के बारे में पूछा गया, क्या इसे छोड़ दे और अल्लाह पे भरोसा करे, या फिर इसे बांध कर अल्लाह पे भरोसा करे? नबी अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे बांध कर अल्लाह पे भरोसा करे। ये मेडिकल किट आपका ऊँट बांधना ही है। ये डर नहीं है, ईमान की कमी नहीं है। ये आप है जो इल्म की नेमत को सीरियसली ले रहे हैं अल्लाह के घर जाने से पहले।
पैक करिए, तैयार रहिए। और अल्लाह करे कि इस वीडियो को देखने वाले हर हुज्जाज इकराम को और जिन्हें ये शेयर किया जाए, उनका हज मुकम्मल हो, उनकी दुआएं कबूल हो, उन्हें जो सवाब इस हज से मिलना चाहिए वो ज़रूर मिले। आमीन सुम्मा आमीन। एक आखिरी बात, अगर आपको कोई भी जानने वाला जो इस साल हज जा रहा है या आने वाले हज में जाने वाला है, तैयारी कर रहे हैं, आपके वालिदैन हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, ये वीडियो उन्हें शेयर करना ना भूलें। इसलिए कि नहीं कि मुझे व्यूज़ वगैरह चाहिए, इसलिए क्योंकि ये वीडियो देखना उनके लिए ज़रूरी है और शायद ये वीडियो उन्हें कभी ना मिल पाए, तो आप उनका हज का सफ़र आसान कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।